जय हिंद। आप सभी का स्वागत है केवल बोर्ड टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 के दूसरा लेक्चर है मेरा। और मैंने पहले लेक्चर में कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं और मैं उस टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर दूं, जिसमें मैंने पहला पढ़ाया था आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और आपको रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। इतना टॉपिक मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर कर दिया है। फिर मैं एक बार इसको रिवाइज करना चाहता हूँ। देखिए, एक एक टॉपिक में फिर से रिवाइज करना चाह रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये मेरे पहला चैप्टर है। ये है मेरा कौन सा, क्लास 10th का पहला चैप्टर। और टॉपिक मेरा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का सीधा मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ की स्थिति बदल रही है, एक रूप से दूसरे रूप में वो जा रहा है और पहले वाली स्थिति में वापस आ सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें होते क्या है, देखिए लिख रहा है, जिस परिवर्तन में केवल पदार्थ की क्या बदलती है, अवस्था बदलती है या आकार बदलता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, भौतिक परिवर्तन से। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास H2O है। अगर ये जल मेरे पास है और इस जल को मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, अगर मैं गर्म किया तो ये जल जो द्रव अवस्था में है, अगर ये जल वाष्प के रूप में उठेगा तो इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, गैसीय हो जाएगी। बस फर्क ये है कि इस जल का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो भी हम H2 ही लिखेंगे, और अगर हम वाष्प का फॉर्मूला लिखना चाहें तो भी हम क्या लिखेंगे, H2 ही लिखेंगे। और अगर मैंने इसको ठंडा कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। बर्फ में बदल जाएगा और बर्फ का भी आपका फॉर्मूला क्या होता है, H2 ही होते हैं। मतलब सीधा आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ की केवल और केवल अवस्था चेंज होगी, केवल और केवल रूप चेंज होंगे, उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम जानते हैं, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, उसके संगठन भी बदल जाते हैं, उसके फार्मूले भी बदल जाते हैं और उनके सब कुछ बदल जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन के नाम से। उदाहरण लिखा हुआ है, लोहे पर जंग लगना। अगर लोहा, मैंने एक लोहे का टुकड़ा लिया और उस पे अगर जंग लग जाए तो उस लोहे के टुकड़े को पहले वाली स्थिति में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन। लिखा हुआ है, जिस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और उसके गुण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और उसके संघटन भी बदल जाते हैं, संगठन भी बदल जाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। उदाहरण के रूप में और भी आप लिख सकते हैं, लोहे पे जंग लगना, दूध से दही बनना, और ये भी लिख सकते हैं, भोजन का पकना, या ये भी कह सकते हैं पेड़ का बढ़ जाना। ये सारा परिवर्तन हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें हम पुनः उस पदार्थ को वापस नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। अब हमारे पास एक और यही सीख लिया जाए, जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी सीखा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनः व्यवस्थित होकर या पुनः संगठित होकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण के लिए आपको, अगर मेरे पास एक मैग्नीशियम है और मैंने इसको वायु की उपस्थिति में क्या कर दिया, जला दिया, तो ये बन जाएगा कौन सा, MgO। ये हमारे अभी अलग अलग थे तब इसका संगठन था Mg, इसके संगठन थे O2, और जब ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया किया
तो इसके संघटन क्या बन गए, MgO। एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है जिसमें पहले वाले का गुण इसमें समाहित नहीं। ऐसे को हम लोग बोलते हैं कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया। और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, C+O2 बन जाएगा CO2, H2+O2 बन जाएगा कौन सा, H2O। तो ये सब हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो इसकी पुष्टि हम कैसे करें, कैसे मुझे समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है। इसकी जांच के लिए हमने कुछ टॉपिक लिखा है। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे, कैसे समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। पानी लेते हो, रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझ में आएगी कि हो रही है। तो देखिए लिखा है कि रंग में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगा, ताप में परिवर्तन होंगे और साथ में अवस्था में परिवर्तन हो और अवक्षेप बने। अवक्षेप बने तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसा अगर कुछ घटित हो रहा है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं, जिसमें क्या हो, गैस निकले, जिसमें रंग परिवर्तन हो, गैस निकले। तो आपको मैं एक उदाहरण दूं, अगर मैंने लिया H2SO4 और H2SO4 के पात्र में अगर मैंने जिंक का एक टुकड़ा डाल दिया, तो जैसे ही H2SO4 के पात्र में जिंक जाएगा तो बन जाएगा हमारा क्या, ZnSO4 और बन जाएगा H2। इस अभिक्रिया में से क्या हो रही है, गैस निकल रहा है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक और परिवर्तन हो रहा है, ताप। देखिए लिखा गया ताप में परिवर्तन। तो जिस पात्र को मैं लिखा हूं, जिस पात्र को मैं रखा हूं, जिस पात्र में H2SO4 को रखा हूं, उसका नॉर्मल ताप होगा कुछ ना कुछ। जब जैसे ही मैं जिंक इसमें डालूंगा, जिंक जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो इस पात्र का ताप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब उसको अगर स्पर्श करेंगे तो हल्का से गर्म महसूस होगा, मतलब ताप में परिवर्तन होंगे और गैस निकलेगा। तो गैस का निकलना हमारा क्या, रासायनिक परिवर्तन है। ताप परिवर्तन होना भी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करा रहा है या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। रंग में परिवर्तन आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक कॉपर का विलयन है जिसमें मैंने एक Fe का टुकड़ा डाल दिया, तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करेगा तो हमारा बनेगा क्या, SO4 बनेगा कौन सा, कॉपर। इस विलयन का जो रंग होते हैं वो हमारा होता है नीला कलर का। ऐसा कलर होगा, नीला रंग होता है। और ये जो होते हैं हमारे FeSO4, ये कैसा होता है, हरा रंग का होता है। इस तरीके से हम पहचान कर पाएंगे। इसका कलर नीला होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, किसका, अवक्षेप का। तो ये हमारा होता है BaSO, BaCl2 और Na2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा और ये यहाँ पे तो बनेगा आपका BaSO4 प्लस Na। ये हमारा है सॉलिड रूप में बनता है। और जिन अभिक्रियाओं में कोई पदार्थ ठोस के रूप में प्राप्त होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो ठोस होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिसिपिटेट, मतलब होता है अवक्षेप बनते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ये थे कुछ हमारे क्या, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो ये हमारे कुछ पहचान करने के तरीके हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखा जाएगा। रासायनिक समीकरण के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मैंने बताया भी है और मैं फिर से बता रहा हूं। रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब ये है, रासायनिक समीकरण लिखने को बोला है, रासायनिक समीकरण पहले आप जानिए। रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि दिए गए नाम का अगर किसी प्रतीक के माध्यम से अगर हम सरलतम रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। किसी दिए गए नाम अगर कोई शब्द को अगर हम किसी प्रतीक के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ऐसे विक्रियाओं को ही हम लोग बोलते हैं कौन सी रासायनिक समीकरण बोला जाता है। जैसे वायु की उपस्थिति में मीथेन को जलाना या मीथेन का वायु की उपस्थिति में जलना। तो हम मीथेन को जानते हैं किस तरीके का, ये है आपका मीथेन। मैंने उस शब्द का क्या लिख दिया, प्रतीक लिख दिया, और ये मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनते हैं CO2 बनते हैं और प्लस क्या बनता है, H2। समीकरणों को संतुलित करेंगे बाद में। उस शब्द का मैंने क्या लिखा, प्रतीक के माध्यम से समझा दिया। इसका मतलब यह है कि जो मीथेन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ या वायु को पसंद जब जलाए जाते हैं तो CO2 और जल प्राप्त होते हैं। ये शाब्दिक को प्रतीक के रूप में हम लोग इसमें प्रदर्शित करते हैं। इसी को बोला जाता है कौन सा, रासायनिक समीकरण। अब हम लोग क्या सीख लेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे। तो जब भी अभिक्रियाएं होंगी उसमें अभिकारकों का और उत्पादों को रासायनिक सूत्रों में क्या करना होता है, लिखना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण लिखना बोला जाता है। उसमें हिंदी में दिया रहेगा, हम उसको किस रूप में लिखेंगे, प्रतीक के रूप में लिखेंगे, लेकिन उसका फार्मूला बनाएंगे। और नाम लिखते समय हमको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर कोई आपको नाम दिया है तो सबसे पहले आपको नाम का प्रतीक लिखना है। क्या लिखना है, प्रतीक लिखना होगा। फिर दूसरा सिंबल लिखेंगे, परमाणु क्रमांक लिख देंगे। परमाणु क्रमांक लिखेंगे। दूसरा क्या, तीसरा आपको क्या करना होगा, हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और फोर्थ नंबर आपको क्या करना है, संयोजकता लिखना है। संयोजकता लिखना है। और लास्ट में संयोजकता को उसी तत्व के ऊपर लिख कर गुणा कर देते हैं। ये आपके 5 पॉइंट याद रखने होंगे कि सबसे पहले दिए गए नाम का क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे, परमाणु क्रमांक लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, संयोजकता लिखेंगे, संयोजकता को उस तत्व के ऊपर लिख करके हम गुणा कर देंगे। ऐसा मैंने बता रखा है। और एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बनता है। तो हाइड्रोजन को किससे लिखेंगे, H2 से लिखेंगे। और ऑक्सीजन को किससे लिखेंगे, O2 से लिखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर हम जुड़ रहे हैं तो क्या बनेंगे, ये मुझे ध्यान रखना है। उस नाम का मैंने क्या लिखा है, प्रतीक लिखा है। अब जब भी आपको नाम समीकरण बनाना हो तो एक एक एलिमेंट निकालिए। एक एक एलिमेंट मैंने क्या किया, निकाल लिया। अब इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, इसका भी एटॉमिक नंबर लिखिए। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और कितना 6 होगा। अब इसको अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकताएं होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को इसको देंगे और वही संयोजकता के नाम से जाना जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को इसी के ऊपर रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण लिखना कहलाएगा। H2O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये हमारा है रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे,
संतुलित रासायनिक समीकरण का सीधा मतलब होता है कि जब कोई अभिक्रियाएं हो रही होंगी तो उसमें एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों का द्रव्यमान समान है तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो समीकरण हमारे क्या है, संतुलन में है। और अगर अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान नहीं है, हर एक एक कण अगर इक्वल नहीं है, उसी कण को हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। उस बराबर करने को ही बोलते हैं अभिक्रिया को संतुलित करना। और हम बराबर क्यों करते हैं, तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो जितनी आपके पास अभिकारक होंगे उतनी ही मात्रा में आपको उत्पाद मिलना चाहिए। इक्वल होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर करना होता है। दोनों ओर का मतलब क्या, दोनों ओर का मतलब ये कि अभिकारक और इधर क्या है, इधर आपका है उत्पाद। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों हमारे इक्वल संख्या में होना चाहिए। मतलब m1 और m2 का मान हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होंगे तो हम कहेंगे समीकरण संतुलित है, और अगर नहीं होंगे तो इक्वल नहीं हो रहा है तो समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने एक लिया है जल H2O2, इधर क्या है 2H2O। इसमें देख लीजिए, इधर दो दूनी के चार हाइड्रोजन, दो दूनी के चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो से यहाँ गुणा गया तो दो ऑक्सीजन भी वहां पे है। एक उदाहरण मैं और लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास है BaCl2 और प्लस Na2SO4, बनेगा आपका क्या, BaSO4 प्लस Na। इसको मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। तो इस वाले को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पाद। ये दोनों को मुझे बराबर करके दिखाना है। तो इस साइड आप देखिए कि Ba की संख्या है कितनी, एक है। इधर कितनी है Ba की संख्या, एक है। SO4 की संख्या इधर कितनी है, एक है। और इधर SO4 की संख्या कितनी है, एक है। तो Ba और SO4 दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब इधर हमारा क्लोरीन की संख्या टोटल कितनी है, दो बार है। और इधर क्लोरीन की संख्या कितनी बार है, एक बार है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दो से गुणा करना होगा। जब हम दो से गुणा कर लेंगे तो इधर आप चेक कर लीजिए कि Ba की जो मात्रा है वो 1 है, तो इधर Ba की मात्रा कितनी है, 1 है। और SO4 की जो मात्राएं हैं वो भी हमारी कितनी है, एक है। हम कर सकते हैं। और SO4 की जो मात्रा है इधर भी हमारी कितनी है, एक है। इधर Cl की संख्या कितनी है, दो है। इधर Cl की संख्या कितनी है, दो है। इधर Na की संख्या कितनी है, दो है। और इधर भी Na की संख्या कितनी है, दो है। दोनों तरफ हर एक एलिमेंट बराबर हो गए। अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे समीकरण संतुलित है, इस तरीके से। और ये भी ध्यान रखना है कि समीकरणों को संतुलित करने का कोई पैरामीटर नहीं है। एनसीईआरटी के बुक में 5 नियम दिए हैं, उन नियमों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संतुलित करने का मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस के आधार पर केवल अनुमान लगा कर हम समीकरणों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। एक हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हमारा होता है वियोजन अभिक्रिया। और एक हमारा तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कितने प्रकार की अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होती है। जो भी इसके बाद आते हैं सब इन्हीं में से कोई ना कोई होता है। एक आता है ऑक्सीकरण, फिर आता है कौन सा, अपचयन,
उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, आक्सीकारक और अपचायक, या फिर हम कह सकते हैं रेडॉक्स या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। इतनी जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो सभी हमारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं, इन तीनों अभिक्रियाओं में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग एक एक जानेंगे, जिसमें एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन वियोजन का 3 टाइप होता है। एक हमारा होता है विद्युत उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। दूसरा होता है प्रकाश वियोजन। तीसरा होता है विद्युत वियोजन। कौन सा? विद्युत वियोजन। और विस्थापन में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, एकल विस्थापन, और एक हमारा क्या होता है द्वि विस्थापन। इतनी अभिक्रिया हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहला एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हमारा दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बनाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को युगात्मक अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है, या संकलन अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जुड़ते हैं और जुड़ने वाले को हम लोग किसके नाम जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। उदाहरण, एक उदाहरण तो आपको सामने लिखा हुआ है, Mg प्लस O2 दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, Mg। यहाँ पे एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और भी उदाहरण रख सकते हैं, जैसे C प्लस O2 आपस में मिलेंगे तो बनेगा CO2। बैलेंस बाद में करिएगा। अगर हमने H2 लिया और O2 लिया तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, H2O बनेंगे। ऐसे ही हमने N2 और अगर हम H2 लेंगे तो ये दोनों मिलेंगे तो हमारे क्या बनेंगे, NH3। मतलब हमने दो पदार्थ आपस में जुड़ा तो एक बना, फिर दो पदार्थ आपस में जुड़ा तो एक बना, फिर दो पदार्थ आपस में जुड़ा तो एक बना, फिर दो पदार्थ आपस में जुड़ा तो एक बना। संतुलन करना होगा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिएगा, और यहाँ 3 से, और यहाँ पे, मतलब दो या दो से अधिक को जोड़ करके हम अब एक बनाएंगे, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। अगर एक पदार्थ दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या विखंडन। और जिस माध्यम से टूटेगा उसके हिसाब से हम उस अभिक्रिया के नाम रखेंगे। अगर प्रकाश से टूटेगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अगर उष्मा से टूट रहा है तो उसमें वियोजन अभिक्रिया। अगर विद्युत से टूट रहा है तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। पहला देखिए लिखा हुआ वियोजन का परिभाषा कि एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, CaCO3 को गर्म कर दीजिए, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा, तो लिख दीजिए CO2
अब अगर एक कार्बन यहां से निकल गया और 2 ऑक्सीजन यहां से निकल गया तो बचे क्या आपके पास? CaCO CaO। तो ये एक पदार्थ आपको टूट के कितना दिया है? 2 दिया। ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास अगर Ag और Cl है और मैंने सूर्य के प्रकाश लगा दिया, सूर्य के प्रकाश रख दिया, तो ये टूट करके क्या देगा? Ag देगा और आपको देगा कौन सा? Cl2। मतलब 2 से हमें 1 से हमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो ऐसे समीकरण या ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे और हम जिनकी उपस्थिति लेंगे उन्हीं के नाम से यहाँ पे समीकरण को जोड़ देंगे। जैसे ऊष्मा ले रहे हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और अगर मैंने सूर्य के प्रकाश लिया तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और अगर मैंने यहाँ पे विद्युत धारा लिया, इस अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, पहला ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युत, तीसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एक एक, पहला कौन सा? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या लिख देंगे? वह अभी वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा वियोजित होती है उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण MgCO3 गरम कर दीजिए तो बनेगा क्या? MgO प्लस CO2। कितने मिले? उष्मा के माध्यम से मैंने इसको क्या किया है? तोड़ा है। एक और उदाहरण देख सकते हैं, CaOH को अगर मैं गर्म कर दूं तो इसमें से जल क्या हो जाएंगे? जल वाष्प बाहर निकल जाएगी। इसका नाम है बुझा हुआ चूना। अब बुझे हुए चूने को जब गर्म किया जाएगा तो इसमें से जल क्या करेंगे? वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और जल वाष्प के रूप में अगर बाहर निकलते हैं तो इसमें कितने OH हैं? 2 बार तो H2O निकल गया और Ca के साथ 2 OH जुड़े, तो अब क्या बच गया मेरे पास? CaO बच गया। तो ऊष्मा के रूप में अगर तोड़े जा रहे हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं किसके नाम जानेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। दूसरा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें वियोजित करने के लिए किसकी जरूरत पड़े? प्रकाश की जरूरत पड़े, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो लिख सकते हैं वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा वियोजित होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और आपको क्लास 10th में 2 ही एग्जाम्पल याद भी करने हैं। एक AgCl जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाएगा या सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाएगा तो ये दोनों टूट के क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। Ag अलग हो जाएगा और
Cl अलग हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि Cl जब टूटेगा तो Cl में ना रहकर किस में आ जाएगा, Cl2 में। गैस बन के उड़ने लगेगा तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। बैलेंस करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। एक और एग्जांपल AgBr, उस सेम कंडीशन अप्लाई करिए तो ये टूट के क्या देगा, Ag देगा और हमारा क्या देगा, Br देगा। और ये कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, प्रकाश वियोजन के नाम से जाना जाता है। थर्ड आपका एग्जाम टाइप अभिक्रिया के, थर्ड है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं क्या कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं या वह वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया जो वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा अपघटित होती है, अपघटित होती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर मैंने एक पात्र में HCl लिया, वो भी कैसा, जल लिया, और मैंने इसे विद्युत धारा प्रवाह किया, इसमें क्या प्रवाह किया, विद्युत धारा। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो आपके पास 2 वायर होगा, 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक आपका होगा पॉजिटिव, एक हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये देगा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। ये H पहुंचेगा कहाँ, नेगेटिव पे, जो इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बन जाएगा H, और H में न रह के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2 में। और ऐसे ही Cl जब हमारा धनावेशित इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl में। और ये Cl में न रह करके तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl। तो ये हमारा है एनोड, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। एक इलेक्ट्रोड को एनोड, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे। तो एक एनोड पे हमारा मुक्त कौन होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मुक्त हो जाएगा, कोलिन गैस। मतलब अगर मैंने HCl में विद्युत धारा प्रवाह किया तो ये बनेगा कौन सा, H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे आप बैलेंस करना होगा तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये कैथोड पर मुक्त होगा, कहाँ मुक्त होगा, कैथोड पर, और ये कहाँ मुक्त होगा, एनोड। इस तरीके से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी वैद्युत अपघट्य को तोड़ सकते हैं। अगर मैं इसके जगह पे NaCl लिया तो ये माइनस देगा और ये क्या देगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये जब यहाँ पहुंचेगा तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में, और Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। क्योंकि धातु वाष्प रूप में नहीं बैठता है, वाष्प रूप में नहीं मुक्त होता है, इसलिए वो सॉलिड के रूप में जाकर के एकत्रित हो जाएगा। तो हम बना लेंगे क्या, Na प्लस Cl2। बैलेंस करना होगा तब 2 से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं हमारी क्या होती है, संपन्न होती है। जितने हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। अब आता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो ऐसे अभिक्रियाएं होंगे जिसमें ऊष्मा मुक्त होते हैं, माने ऊष्मा निकल रहा होगा, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा ऊष्मा क्या करती है? निकलती है। तो बोल सकते हैं क्या चीज कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी पदार्थ को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से क्या होगी? ऊष्मा निकलेगा। जैसे कार्बन को मैंने क्या किया? वायु की उपस्थिति में जलाया, तो ये बनेगा कौन सा? CO2। और चूना होता है जो पेंट करने वाले घर का जो चूना होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अगर इस चूने में जल डाला जाए तो बनते हैं क्या? CaOH का ट्वाइस बनता है और साथ में मुक्त क्या होते हैं? ऊष्मा निकलता है। ये हम लोग घर पे चेक कर सकते हैं। और किसी पदार्थ को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा प्लस प्रकाश मिलेगा। ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। एक अब आपका अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जा रही होगी, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऐसे अभिक्रियाओं को किसके नाम से जाना जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है तो ऐसे अभिक्रियाओं क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपको दिया भी है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कैल्शियम कार्बोनेट देता है। आप ये भी देख सकते हैं कि बुझे हुए चूने को जब हम गर्म कर देंगे तो इसमें से वाष्प के रूप में कौन निकल जाएगा? जल निकल जाएगा और बनेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो जिन जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है ऐसी ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।